हेलो। जिनको जगह नहीं मिल रहा है नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए, नीचे वाले क्लासरूम में भी क्लास लाइव है। जिनको जगह नहीं मिल रहा है नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए। नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए। हल्ला नहीं करना है। हल्ला नहीं करना है। स्मार्ट बबलू, सत्येंद्र कुमार, एनके राज ठाकुर, एंजल अंशु, सबको गुड इवनिंग। आ जाइए। हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे और तीसरा चैप्टर में है भारत के अफवाह तंत्र। तो इस चैप्टर में जो पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे वहां से आगे होते हैं। दो का आंसर करवाए हैं तो आंसर देंगे कौन चीज का? क्लास कीजिए जाकर के। जवाब दीजिए फटाफट। नदी जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक का त्रयंबक नदी जहां समुद्र से मिलती है संगम, या गोदावरी नदी का मोहना किस राज्य के तट? आंध्र। नदी किस समुद्र क्षेत्र में मिलती है? बंगाल की। गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सहायक नदी कौन कौन है? वर्धा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती। भारत की नदियों को कितने भागों में? कौन कौन? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? हाँ, मौसमी ना। इनके जल का मुख्य स्रोत वर्षा। किस प्रायद्वीपीय नदी में सालों भर जल? कावेरी ना। किस क्षेत्र की नदियों में सतत जल प्रवाह होता है? हिमालय की नदियों में। किस क्षेत्र की नदियां अभी युवावस्था में? हिमालय की। दस 11 कहाँ गए? 11 12 हो गया, आगे पीछे हो गया, गायब है। प्रायद्वीपीय नदियां कैसी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में ना। हाँ, आ जाइए। अब सुनिए ध्यान से, कमेंट हटा दीजिए। शांत हो जाइए देवी महारानी सब, एकदम बतियाते रहते हैं। बतियाते का है? अब हम बकना शुरू किया, मुंह बंद रखिए, समझे? चलिए। भारत की नदियों को जो दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी।
मेरे ख्याल से डिफरेंस बता रहे थे, अंतर बता रहे थे दोनों में, क्या? हाँ ना? एक दो पॉइंट बताए थे ना? हाँ, अब सुनिए, हिमालय की नदी युवावस्था में है, और जैसे आप युवावस्था में हैं तो अभी आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब अभी आप में इतना पावर है कि आप चाहे तो 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ भी सकते हैं, आप चाहे तो 4 कुकर भात भी खा सकते हैं, आप चाहे कच्चा मुर्गा खाकर भी पचा सकते हैं। लेकिन वही अगर आपका उम्र 50 प्लस हो जाएगा, आप चाहते हुए भी 4 कुकर भात नहीं खा पाइएगा, आप चाहते हुए भी पका हुआ मुर्गा भी नहीं पचा पाइएगा, आप चाहते हुए भी 18 घंटा नहीं पढ़ पाइएगा। उसी प्रकार से हिमालय की नदियां जो अपनी युवावस्था में है, वह अपनी युवावस्था में होने के कारण बहुत अधिक अपर्दन करती है। बहुत अधिक अपर्दन करती है मतलब बहुत अधिक तोड़फोड़ करती है। बहुत अधिक तोड़फोड़ करती है मतलब अपने मार्ग में आने वाली चट्टान, वृक्ष सबको तोड़ फोड़ कर बहा कर ले जाती है। मतलब हिमालय की नदियां अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को बहा कर ले जाती है। अब जब हिमालय की नदियां अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को बहाकर ले जाएगी आगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे काहे करते हैं, दिमाग ना है जी, है? अरे मान लिया जाए कि नहीं ये टीवी जो है बंद हो गया, तो ऐसे किया जाता है। आप लोग तो ऐसे करते लगता है भूकंप आ गया। अजीब वो गरीब हाल बना करके रखे हैं। अरे छोड़ दीजिए, देखिए क्या हुआ, आया जी? अरे काहे वो हिलता है? आ जाएगा, सिग्नल भी आ जाएगा। ऐसे मत किया कीजिए, वह मारा है। अरे कैमरा काहे बंद कर रहे हैं आप? नहीं आया? आ गया? हो गया? लाइव चल रहा है ना सही? चलिए, तो हिमालय की नदी जो है अपने साथ अपने मार्ग में आने वाली हर चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए बहा कर ले जाती है। और जैसे आप सुबह में जगते हैं तो उस समय आपके भीतर काफी ज्यादा एनर्जी होता है, उस समय याद करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता काफी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है आपका एनर्जी लेवल कम होते जाता है, पढ़ाई में रुचि खत्म होते जाता है। उसी प्रकार से नदी जब निकलती है ना, अपने उद्गम स्थल से निकलती है ना, तो नदी की गति काफी तीव्र होती है। नदी की गति काफी तीव्र होती है।
अब जब तीव्र गति होती है तब तो सब चीज को बहा कर ले जाती है, लेकिन आगे चल करके नदी की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जब नदी की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए बालू कंकर पत्थर को जमा कर देती है, जमा करती है। और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बालू कंकर पत्थर जो जमा होता है वो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाती है। सामान्यतः वह त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, सामान्यतः वह त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। और उसी को डेल्टा कहा जाता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। सामान्य तौर पर जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां जो कि अपनी युवावस्था में है, काफी ज्यादा अपर्दन करती है और अपने मार्ग में आने वाले सब चीज को तोड़ते फोड़ते हुए बहा कर ले जाती है। और हिमालय की नदियां अपने संगम या मोहाना से ठीक पहले, जब नदी की गति मंद हो जाती है, तो उन बालू कंकर पत्थरों को एकत्रित करती है। वो जो विशेष प्रकार की आकृति बनती है उसी को डेल्टा कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, हिमालय की नदियां युवावस्था में होने के कारण काफी अपर्दन करती है। अपर्दन करने के कारण ही हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरवन का डेल्टा है। और जो सुंदरवन का डेल्टा है उसका निर्माण हिमालय की नदियों के द्वारा किया गया है। हिमालय की ही दो नदियां हैं, एक है गंगा और हिमालय की ही एक नदी है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नामक नदी के द्वारा ही सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया गया है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया गया है जो कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। वहीं जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था में होने के कारण ये नदियां अपर्दन न के बराबर करती है या अपर्दन न करती है, यानी अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को तोड़ती फोड़ती नहीं है बल्कि सिर्फ बहती है। तो प्रद्वीपीय भारत की नदियों के मार्ग में बालू कंकर पत्थर होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो क्या वो अपने संगम या मोहाना पर उसको जमा करेगा? जमा करेगा नहीं। और जब जमा करेगा नहीं तो डेल्टा का निर्माण होगा नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रद्वीपीय भारत की कुछ नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और प्रद्वीपीय भारत की कुछ नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा बनाती है। जैसे महानदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा महानदी के द्वारा बनाया गया है ओडिशा में। गोदावरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी डेल्टा तमिलनाडु में। वहीं प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है वह डेल्टा नहीं बनाती है। जैसे नर्मदा प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती यह अपना जल अरब सागर में गिराती है, यह भी डेल्टा नहीं बनाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह डेल्टा बनाती भी है और डेल्टा नहीं भी बनाती है। प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो डेल्टा बनाती है। और प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, वह डेल्टा नहीं बनाती है, वह डेल्टा। बात समझ में आया? आए? अब देखिए, एक डेल्टा होता है, एक एस्चुअरी होता है। एक डेल्टा होता है और एक एस्चुअरी होता है। तो हिमालय की नदियां डेल्टा बनाती है, यानी हिमालय की नदियां जो बालू कंकर पत्थर सब बहा करके लाती है ना, उसको अपने संगम या मुहाना पर जो एकत्रित कर देता है, वो जो आकृति होता है उसी को डेल्टा कहा जाता है। वही प्रद्वीपीय भारत की जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है, उसके मार्ग में अवसाद होता ही नहीं है। अब जब अवसाद, यानी अवसाद मतलब बालू कंकर पत्थर, ये सब होता ही नहीं है, तो अब इन नदियों के द्वारा अपने संगम या मुहाने पर अवसाद को तो जमा किया जाएगा नहीं, क्योंकि अवसाद, इन नदियों के मार्ग में अवसाद होता ही नहीं है, इन नदियों के मार्ग में बालू कंकर पत्थर होता ही नहीं है। तो ये जो नदियां होती है, ये नदियां सीधे तौर पर बहती हुई अपने संगम या मुहाना पर सीधे जाकर के मिल जाती है। यानी इन नदियों का मुख जो होता है, मुंह जो होता है, इन नदियों का मुंह हमेशा खुला हुआ होता है। इन नदियों का मुंह जो है हमेशा खुला हुआ होता है। तो नदियों का मुख जो हमेशा ओपन होता है, हमेशा खुला हुआ होता है, उसी को एस्चुअरी कहा जाता है। नदियों का मुख जो हमेशा ओपन होता, समझ गए? मतलब बहुत आदमी देखते होंगे आप, वो हमेशा मुंह खोले रहता होगा, समझ गए? कुछ कुछ होगा, ठीक है, कुछ आदमी होगा, समझ गए? जैसे वो नींद में भी जो है उसका मुंह ओपन रहेगा, समझ गए? तो उसी प्रकार से नदियों का मुख जो सालों भर खुला होता है, उसी को एस्चुअरी कहा जाता है। तो जो नर्मदा और ताप्ती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? बात समझ में आया? लिखिए, हिमालय की नदियों में लिखिएगा, हिमालय की नदी में लिखिएगा तीसरा पॉइंट, हिमालय की नदी में लिखिएगा तीसरा पॉइंट, हिमालय की नदी में लिखिएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ऑनलाइन चल रहा है ना जी? हैं? ये नदियां नीचे में चल रहा है ना जी? हैं? ये नदियां अपर्दन करती है, हिमालय की नदियों में ही चौथा पॉइंट, हिमालय की नदियों में ही चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय की नदियों में ही चौथा पॉइंट, हिमालय की नदियों में ही चौथा पॉइंट। लिख लिए ना, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अब हिमालय की नदियों में ही, पॉइंट में नहीं, नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट, हिमालय की नदियों में ही नोट देकर लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर लिखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है। जिसका निर्माण हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा
जिसका निर्माण हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा, जिसका निर्माण हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बाद अगली बात सुनिएगा, सुनिए। जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी के श्रेणी में आता, पूर्ववर्ती नदी के श्रेणी में आता है। अब कहिएगा पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? तो वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है उसी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली नदियों में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा भी, यमुना भी, ये सभी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है। ये सभी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है। तो वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है उसी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो जो हिमालय की नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। तो नीचे से हिमालय की नदियों में ही अगला पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आपका पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा पूर्ववर्ती नदी, उसी में हिमालय की नदियों में ही हेडिंग मारिएगा पूर्ववर्ती नदी। हेडिंग मारिएगा पूर्ववर्ती नदी, लिखिएगा डैश देकर, लिखिएगा डैश देकर। वैसी नदी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है, वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है उसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना।
जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना इत्यादि। चलिए अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जितना पॉइंट लिखे हैं उससे अगला पॉइंट। लिखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में लिखना है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में लिखना है। हिमालय वाला में नहीं, हिमालय खत्म, प्रायद्वीपीय नशा में नहीं ना है। हाँ, हो सबास में है ना। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वह डेल्टा बनाती है, वह डेल्टा बनाती है, वह डेल्टा बनाती है। लीजिए, हो फोन आएगा, रिसीव कीजिएगा। वह डेल्टा बनाती है जैसे महानदी डेल्टा कोस्ट में ओडिशा, कोस्ट में ओडिशा, जैसे महानदी डेल्टा कोस्ट में ओडिशा, कोमा गोदावरी नदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा कोस्ट में आंध्र प्रदेश, कोमा कृष्णा नदी डेल्टा कोस्ट में आंध्र प्रदेश, कोस्ट में आंध्र प्रदेश, कोमा कावेरी नदी डेल्टा कोस्ट में तमिलनाडु, इत्यादि। उसी में तथा प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है,
बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी, 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 नर्मदा और ताप्ती नदी। अब अगली बात सुनिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, यह अनुवर्ती या अनुगामी नदी का उदाहरण है, अनुवर्ती या अनुगामी नदी का उदाहरण है। अब कहिएगा अनुवर्ती या अनुगामी नदी क्या होता है? तो वैसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, उसी को अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है। मतलब देखिए होता क्या है, नदी की अगर आप बात करेंगे तो नदी जो है सामान्य तौर पर पर्वतीय, नदी जो है सामान्य तौर पर पर्वतीय या पठारी इलाका से निकलती है, पर्वतीय या पठारी इलाका से नदी निकलती है। तो अब कुछ नदी ऐसी होती है जो अपने ढाल का अनुसरण करती है, मतलब यहां से निकली, मतलब मान लिया जाए यहां से निकली तो ढाल इधर है तो इधर बहने लगती है, इस प्रकार से बहती है। वही कुछ नदियां ऐसी होती है जो अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, मतलब ढाल इधर है वह इधर रही है, निकली यहां से इधर बहने लगी, अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहने लगी। मतलब आप इसको ऐसे समझिएगा कि आपको पटना भेजा गया है पढ़ने के लिए, आप पढ़ते नहीं हैं, बल्कि पढ़ाई के ठीक विपरीत नहीं पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको पटना पढ़ने के लिए भेजा गया है, आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप ढाल के अनुरूप जा रहे हैं, मतलब आप अपने कर्मों के अनुरूप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पटना भेजा गया पढ़ने के लिए और आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब आप अपने कर्मों के अनुरूप नहीं बल्कि कर्मों के विपरीत चल रहे हैं। क्या हुआ, जाना है जाइए ना, जाने वाले को कोई रोका थोड़े है। ए, क्या है जी? है? ऐसे आदमी जैसे करबे नहीं करता है, समझिए। फिर कुछ बोल देंगे तो कहिएगा कि बोल दिए, समझे? आदमी का ही लक्षण है? तो बताइए, चलिए सुनिए। तो वैसी नदियां जो अपने ढाल के अनुरूप बहती है, उसी को अनुगामी या अनुवर्ती नदी कहा जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अनुगामी या अनुवर्ती नदी के उदाहरण है। वो प्रायद्वीपीय भारत जिधर ढाल है, पूरब ढाल है तो पूरबे बह रही है, पश्चिम ढाल है तो पश्चिमे बह रही है, समझ गए? तो ये चीज है, लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती या अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगामी प्रकृति का होता है।
अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अनुवर्ती या अनुगामी। हाँ, उसी में प्रद्वीपीय भारत की नदियों में ही अनुवर्ती या अनुगामी हेडिंग मारिएगा। अनुवर्ती या अनुगामी हेडिंग मारिएगा, लिखिएगा डैश देकर। वैसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए, वैसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, उसे अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है। उसे अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। फुल स्टॉप। चलिए, यही अंतर है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग हिमालय की नदियों को पढ़ेंगे, यानी गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद प्रद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे, यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को पढ़ेंगे। और हिमालय की नदियों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। सबसे पहले गंगा नदी को पढ़ेंगे विस्तार से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब ऊपर में मेन हेडिंग मार लीजिए हिमालय की नदी, और दूसरा हेडिंग मार लीजिएगा गंगा नदी। मेन हेडिंग मारिए हिमालय की नदी, मतलब अब हम लोग हिमालय की नदी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की नदी मेन हेडिंग हो गया। अब दूसरा सब हेडिंग मारिए, सब हेडिंग गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी और डैश देकर लिखना है। गंगा नदी और डैश देकर लिखना है। अब गंगा नदी डैश देकर लिखना है। अब पहले बताएंगे तब ना लिखिएगा। तो अब सुनिए, गंगा नदी। जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, गंगा नदी भारत की तथा भारत में, भारत की शब्द का भी प्रयोग किया, भारत की तथा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कुछ स्रोत के अनुसार 2510 किलोमीटर और एनसीईआरटी के अनुसार 2525 किलोमीटर। यह नदी भारत की सबसे लंबी तथा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और पवित्र मानी जाने के कारण उत्तर भारत के लोग यज्ञ सब में, यज्ञ, पूजा पाठ
में शादी विवाह, हाँ शादी विवाह में भी, शादी विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ ही हुआ। इसमें गंगा नदी के जल का उपयोग किया जाता है। और जो गंगा नदी है, भारत में तो सैकड़ों की संख्या में नदी बहती है, लेकिन उन सैकड़ों की संख्या में बहने वाली नदियों में गंगा नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तथा 2017 ईस्वी में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। और ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट इसलिए किया है ताकि लोग गंगा नदी को प्रदूषित ना करे, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और लोग ही नहीं बल्कि सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। और गंगा नदी को प्रदूषित लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से कर रहा है। कहिएगा कैसे? तो लोग जो भी किसी के भी यहां शादी विवाह होता है, या आप सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, मूर्ति विसर्जन कहां करते हैं? हाय, कहां? पटना में कहां होता है? गंगे नदी में। दूसरी बात, जो यज्ञ सब करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, उसको एक थैला में करके कहां फेंकते हैं? गंगा नदी में। इसके बाद आप जाइएगा कभी गंगा नदी, ठीक है, ये जो नहर है, नहर है ना, रामपुर नहर ना है जी, रामपुर नहर है ना जो खुला हुआ है, उसमें आप जिस लॉज में रहते हैं, आप लॉज में रहते हुए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, सब पानी वही नहर में जाता है। और उन नहर का कनेक्शन गंगा नदी से, उन नहर का सब पानी गंगा नदी में जाता है। नहीं तो आप कभी जाइए एनआईटी घाट और काली घाट के बीच में, एनआईटी घाट और काली घाट के बीच में एकदम जाइएगा और नजर दौड़ाइएगा, तो पटना का जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है गंगे में गिरता है। तो सरकार का भी रोल है, सरकार चाहे तो इस नहर का कनेक्शन गंगा में न करके कहीं और कर दे। अगर मानव चाहे तो यज्ञ अनुष्ठान या मूर्ति विसर्जन में बचे हुए चीजों को गंगा में ना फेंके। तो लोग के हाथ में ही, सरकार के हाथ में ही सब चीज है। हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं तो क्या? और दूसरी बात, अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन होता है ना, हिंदू धर्म में जब मृत्यु होता है, जब दाह संस्कार होता है, तो अस्थि विसर्जन जो है गंगा नदी में किया जाता है, किया जाता है ना, किया जाता है। यही सब तो प्रदूषित करता है गंगा नदी को, समझ गए? हाँ, तो अब यहां पर कुछ चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे। गंगा नदी लिखिए, यह भारत
की सबसे लंबी और पवित्र नदी है? यह भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दो पांच 2525 किलोमीटर है। इस नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इस नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। फुल स्टॉप। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 ईस्वी में गंगा और यमुना दोनों नदी को जीवित मानव का दर्जा जीवित मानव का दर्जा दिया है। फुल स्टॉप। दिया है। फुल स्टॉप। अब सुना जाए। भूख लग गया हो। कोई है जी? हम अपने लिए मंगवाएंगे, आपके लिए थोड़े मंगवाएंगे। क्या हुआ? जाना है? क्या हुआ? बुखार आ गया? जाइए, एगो समोसा एगो चाय भेजिए मेरे लिए। समोसा थोड़ा ठीक ठाक भेजिएगा, जल्दी। शांत रहिए। देखिए मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। पिछले सप्ताह आपका एक रोज क्लास नहीं हुआ होगा। उस रोज हमको बहुते बुखार था, समझ गए। सर्दी उर्दी भी हो गया था, तो दवाई खा करके जो है ना खांसी को पचा दिए हैं। अब कफ जम गया है, समझे, इसलिए थोड़ा खांसी भी होता है, समझे। तो मौसम परिवर्तित हो रहा है, बारिश उरिश हो जाता है कभी कभी। ये बारिश में मत भींगिएगा, समझ गए। बेमौसम बारिश में नहीं भीगना चाहिए, बीमार पड़ जाइएगा, समझे। अभी जो है बच करके रहिए, थोड़ा गर्म पानी सबका सेवन कीजिए, तेल मसाला कम खाइए, जितना सादा भोजन पॉसिबल है उतना सादा भोजन कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है।
अब सुनिए, समझिए। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड का गंगोत्री हिमानी है। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का गंगोत्री हिमानी गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है मुख्यतया। लेकिन यहां पर चीजों को समझिएगा। देखिए, गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तराखंड में बहती है सबसे पहले, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है, फिर बिहार में बहती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है। झारखंड में बहती नहीं है। देखिए, बहना अलग बात है, सीमा बनाना अलग बात। झारखंड के साथ सीमा बनाती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है, और पश्चिम बंगाल में बहती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यह गंगा नदी का यात्रा क्रम है। गंगा नदी का यात्रा क्रम यही है। चलिए, अब शांत रहिए। देखिए, यहां पर जो है मानचित्र पर हम ये चाह रहे थे कि सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी दिखे, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको जो है उत्तराखंड में एक है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में एक है केदारनाथ, और उत्तराखंड में एक है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, ये बद्रीनाथ है, बीच में केदारनाथ है, और यहां पर गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित संतोपत हिमानी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। तो ये अलकनंदा नदी है। कौन नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी है। फिर आपको उत्तराखंड के गंगोत्री या गौमुख हिमानी से एक नदी निकलती है, जिसको भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथ। क्या कहा जाता है? भागीरथ। तो उत्तराखंड के गंगोत्री या गौमुख हिमानी से जो नदी निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं भागीरथी। भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है। यह भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है। जैसे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। वैसे ही दो नदियों के संगम को या मिलन बिंदु को प्रयाग कहते हैं। प्रयाग। जहां पर दो नदी आपस में मिलती है, उसको प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्रयाग, प्रयाग, समझ गए। और प्रयागराज का नाम प्रयागराज इसलिए पड़ा है क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है, गंगा और यमुना का मिलन होता है, इसलिए उसका नाम प्रयागराज पड़ा है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उसे देव प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये देव प्रयाग है, देव प्रयाग। देव प्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलती है तो यही दोनों नदी की संयुक्त धारा आगे चलकर गंगा कहलाती है। लगता कीड़ा चला गया था ना, खत्म कर दिए उसको। हाँ, पचा दिया। क्या हुआ? कीड़ा सही में गया था, देखे थे आप लोग? है ना, नहीं गया, झूठ बोलते हैं, बट मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि देखते हैं आप लोग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है। मच्छर कहां था? बट तो क्या होगा, ऐसे भी हम मांसाहारी हैं। जब बकरी को काट के खा जाते हैं, मुर्गा को काट के खा जाते हैं, तो वो कीड़ा गया तो क्या हो गया? शाकाहारी तो है नहीं। अब क्या करेंगे, हम जान करके थोड़े थोड़े किए हैं। है ना, नहीं गया, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। है ना, जाता तो पता चलता ना जी हमको कहां पता चला है, बट झूठ बोल। अच्छा, अब चलिए गया तो क्या कीजिएगा। अब आगे आइएगा, लगता है समोसा बनाने लगा। देखिए सुनिए, आपको जो है, अरे शांत रहिए ना, शांत रहिए। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती है आपस में, तो उसी की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा। और एक बात बताइए आप हमको, उत्तराखंड पर्वतीय राज है या मैदानी राज? पर्वतीय राज है ना जी। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत का विस्तार है ना। तो जब उत्तराखंड में गंगा नदी बहती है तो वह सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है। कौन क्षेत्र से? पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार भी है उत्तराखंड में ही, हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद मैदान का विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। मतलब गंगा नदी सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में बहती है और उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर आगे बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 गो जिला है, 7 पर 5 75। उन 75 जिलों में बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जिला से बहती हुई उत्तर प्रदेश के 75 में से 28 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। 28 जिला से होकर गंगा नदी बहती है और
उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बाद उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है और फिर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। बक्सर, आराया, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इस सब से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिला से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है और फिर झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की धारा 2 वर्गों में विभक्त हो जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की एक धारा दक्षिण की ओर बहने लगती है, नीचे दक्षिण, और एक धारा पूरब की ओर बहती है। जो पूरब की ओर बहती है उसको भागीरथी कहा जाता है और जो दक्षिण की ओर बहती है उसको हुगली कहा जाता है। मतलब गंगा नदी को 2 राज्य में भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी को उत्तराखंड में भी भागीरथी कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता, पद्मा कहा जाता है और आगे चलकर गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना से मिल जाती है और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। यही यात्रा क्रम है गंगा नदी का। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 मिनट में ध्यान से गौर से सुनिएगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी या गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। दोनों आपस में उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। इन्हीं दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में सर्वप्रथम पर्वतीय भाग में बहती है, हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर बहती हुई बलिया के बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश बक्सर से करती है। बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। कटिहार से बाहर निकलती है, झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में इसकी धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक पूरब की ओर बहती है, एक दक्षिण की ओर। जो पूरब की ओर बहती है उसे भागीरथी, जो दक्षिण की ओर बहती है हुगली। यह नदी 2 राज्यों में भागीरथी कहलाती है, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। यह नदी पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है और आगे बांग्लादेश में मेघना से मिल जाती है और मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बात समझ में आया? आ गया ना? अब आगे सुनिए। यहां देखिए बोर्ड पे, हल्ला नहीं, बोर्ड पे देखिए यहां पे। अच्छा है जी, चाय चाय चाय। सुनिए, है सुनिए ना, है। आगे जो केदारनाथ है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? मंदाकिनी। केदारनाथ से कौन नदी निकलती है? मंदाकिनी। कौन निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है और यह उत्तराखंड में ही अलकनंदा में जाकर मिल जाती है।
तो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है, यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जाकर जहां मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। बात समझ में आया? अब यहां पे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। जाइए जाइए ना, आप जाइए ना। यहां पर 1 मिनट में समझ लीजिए, फिर लिखाएंगे, खाते हुए लिखा देंगे। देखिए, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है, हाँ या ना? हाय, ये कौन है? अलकनंदा। कौन नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, सब अलकनंदा की सहायक नदी है। जिसमें ये जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी से आकर के धौली गंगा नदी मिलती है, धौली गंगा। और अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी जहां मिलती है उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी से आकर नंदाकिनी मिलती है। कौन मिलती है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। तो अलकनंदा नदी से आकर जो नंदाकिनी मिलती है, इसे कहते हैं हम लोग नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा से आकर पिंडार मिलती है। कौन मिलती है? पिंडार। पिंडार मिलती है। और अलकनंदा से पिंडार नदी आकर जहां मिलती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो यहां पर आप समझिएगा 1 मिनट। अलकनंदा से मंदाकिनी जहां मिलती है वह रुद्र प्रयाग। अलकनंदा से भागीरथी जहां मिलती है वह देव प्रयाग। अलकनंदा से धौली गंगा जहां मिलती है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी जहां मिलती है नंद प्रयाग। और अलकनंदा से पिंडार जहां मिलती है कर्ण प्रयाग। बात समझ में आया? लिखना प्रारंभ की। लिखिए। चाय ठंडा गया भाई। लिखिए। हेडिंग मारिएगा, गंगा का उद्गम। गंगा का उद्गम डैश देकर लिखिएगा। उत्तराखंड के गंगा का उद्गम डैश देकर लिखिएगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के उत्तराखंड के बद्रीनाथ के उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। वहीं उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है।
भागीरथी नदी निकलती है। यह दोनों नदी देवप्रयाग में जाकर आपस में मिल जाती है। आपस में जाकर मिल जाती है। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही गंगा कहा जाता है। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही गंगा कहा जाता है। गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। फुल स्टॉप। हरिद्वार के बाद यह हरिद्वार के बाद यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फुल स्टॉप। उत्तराखंड में बहने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। फुल स्टॉप। उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्य से होकर उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्य से होकर 28 जिला से होकर उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिला से होकर उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिला से होकर यह नदी बहती है। गंगा नदी के तट पर गंगा नदी के तट पर
गंगा नदी के तट पर बसा हुआ, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का कानपुर है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का कानपुर है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में बहने के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह नदी बिहार में यह नदी बक्सर जिला से बिहार में यह नदी बक्सर जिला से प्रवेश करती है। बक्सर जिला से प्रवेश करती है तथा कटिहार जिला से बाहर निकलती है। तथा कटिहार जिला से बाहर निकलती है। कटिहार जिला से बाहर निकलती है। यह नदी बिहार के कुल यह नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। बारह जिलों से होकर गुजरती है जो निम्न है। एक नंबर में बक्सर, दो नंबर में आरा या भोजपुर, दो नंबर में आरा या भोजपुर, आरा या भोजपुर, तीन नंबर में सारण, सारोनो सारण, चार नंबर में पटना, पटना पटना पटना, पांच नंबर में वैशाली, वैशाली वैशाली, छह नंबर में समस्तीपुर, समस्तीपुर समस्तीपुर, सात नंबर में बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, 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 खगड़िया, 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 मुंगेर,
मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, कटिहार, कटिहार, 12 गो हुआ, हो गया होगा 12 गो। हाँ, अब नीचे से स्टार मार के बिहार में बहने के बाद बिहार में बहने के बाद यह नदी झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई, यह नदी मतलब गंगा नदी, यह नदी झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी की धारा, गंगा नदी की धारा, धारा 2 वर्गों में बट जाती है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। गंगा नदी की एक धारा दक्षिण की ओर बहती है। गंगा नदी की एक धारा दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहती है, जिसे 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 हुगली कहा जाता है। हुगली, 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 हुगली कहा जाता है। वहीं गंगा नदी की एक धारा पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर बहती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है। जिसे भागीरथी कहा जाता है। जिसे भागीरथी कहा जाता है। फुल स्टॉप। गंगा नदी को उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए, जब तक पैराग्राफ चेंज करने के लिए नहीं बोले उसी में लिखते जाइए। गंगा नदी को 2 राज्य, 2 राज्य, एक में उत्तराखंड, गंगा नदी को 2 राज्य, एक में उत्तराखंड, 2 में पश्चिम बंगाल, 2 में पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को 2 राज्य। अच्छा, खड़ा हो जाइए, अब आप निकल जाइए क्लासरूम, निकलिए, भागिए, भागिए, बोले ना भागने के लिए। जो फोन से बतिया रहे थे उन्हीं को बोले भागिए, भागिए, भाग, जल्दी भागिए, नहीं तो फटा हम उठा लेंगे, भागिए जल्दी। अरे निकलिए ना जी। लड़की के
पहला बेंच के बाद दूसरा बेंच, हाँ भागिए, निकलिए आप, कोई एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज, आउट, आउट होइए, क्लास से बाहर होइए, बाहर होइए, घर से हो या बाहर से हो उससे मतलब नहीं है, जाइए बाहर निकलिए, है इसको बाहर निकालिए जी, कहां गया स्टाफ, बाहर निकालो इसको। लिखिए आप लोग, नाम से जाना जाता है, फुल स्टॉप। पश्चिम बंगाल में बहने के बाद, पश्चिम बंगाल में बहने के बाद, पश्चिम बंगाल में बहने के बाद गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में बहने के बाद गंगा नदी, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फुल स्टॉप। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। आगे चलकर बांग्लादेश में गंगा नदी, आगे चलकर बांग्लादेश में गंगा नदी, आगे चलकर बांग्लादेश में गंगा नदी, गंगा नदी मेघना से मिल जाती है, मेघना से मिल जाती है, मेघना से मिल जाती है, और अंततः, और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, प्रयाग, 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 हेडिंग मारे, डैश देकर लिखिए। दो नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं, दो नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। एक नंबर में विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग डैश देकर। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। दो नंबर में नंद प्रयाग, नंद प्रयाग डैश देकर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। दो नंबर में नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं।
3 नंबर में कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग डैश देकर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। आगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग डैश देकर, देवप्रयाग डैश देकर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। फुल स्टॉप। देखिए, अगर आप धार्मिक हैं, रामायण महाभारत देखे हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु सूअर का अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु कछुआ का अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु वामन अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु मीन मछली अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए हैं, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतरित हुए हैं। समझे? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में जो है, देखिए विष्णु, भगवान विष्णु इस संसार के पालन कर्ता माने जाते हैं। इस संसार के पालन कर्ता कौन? भगवान कौन? भगवान विष्णु। समझ गए? भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और कृष्ण को नंद भी कहा जाता है, गोपाल भी कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है। कृष्ण को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, कोई भी नाम उठा करके देख लीजिएगा ना, अधिकतर भगवान कृष्ण का नाम है। हाँ, कन्हैया भी, केशव भी, श्याम भी, मुरली वाला भी, मुरारी भी, माखन चोर भी, जो कहना है कहिए ना आप। हाँ, बंसीधर भी। और सुझाव आप लोग का? गोपाल, हाँ वो भी। चलिए, हाँ सब कुछ कहा जाता है। देखिए, महाभारत देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखिए, आप किसी भी संप्रदाय से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, हर इंसान को एक बार महाभारत और रामायण पढ़ना और देखना चाहिए।
आपके जीवन में जो भी होता है न हो, सब चीज ये दोनों महाकाव्य में है। और कब क्या डिसीजन लेना है, आप उसको पढ़ के, उसको समझ करके जो है डिसीजन मेकर बन सकते हैं। समझ गए? इसलिए देखना चाहिए। अब सुनिए ना, समझा रहे हैं महाराज। तो एक बात बताइए, भगवान कृष्ण यानी नंद कर्ण से मिला था, और कर्ण से मिलने के बाद ही जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया तो अपने समक्ष जो है अपने विरोध में अपने पितामह को देखा, अपने गुरु को देखा, यानी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने सगे संबंधी के सामने जो है आपको कृष्ण खड़ा था। कृष्ण को अपने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध लड़ना पड़ रहा था, अपने पितामह भीष्म पितामह से युद्ध लड़ना पड़ रहा था, अपना चचेरा भाई दुर्योधन से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। तो कृष्ण चिंतित हो गए, अर्जुन चिंतित हो गए, अर्जुन चिंतित हो गए। और अर्जुन का सारथी था भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण उसको बहुत समझाए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा काम है। अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंतिम में भगवान कृष्ण अपना रुद्र रूप दिखाया, और जब भगवान कृष्ण अपना रुद्र रूप दिखाया ना, तब अर्जुन को लगा ना, हमारे साथ तो देवता है, हमारी पराजय कभी हो ही नहीं सकती है, और देवता हमें आदेश दे रहा है युद्ध करने का, हमें युद्ध करना चाहिए। और तब जाकर के अर्जुन तीर धनुष उठाया, विरोधी का छक्का छुड़ा दिया। समझ गए? तो देखिए, ये क्रम है। सबसे पहले विष्णु, संसार के पालन करता कौन? विष्णु। विष्णु ही नंद यानी कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और नंद यानी कृष्ण कर्ण से मिले, तब जाकर महाभारत का युद्ध हुआ। उसमें रुद्र रूप कृष्ण ने दिखाया, और कृष्ण के रुद्र रूप को देख करके अर्जुन को लगा कि ना, ये तो देवता है। मतलब विष्णु परयाग, नंद परयाग, कर्ण परयाग, रुद्र परयाग, देव परयाग। कुछ समझ में आया? ऐसे क्रम याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, एक तरफ तो अलकनंदे होगा, ये जो विष्णु नंद कर्ण जो भी है, एक तरफ तो अलकनंदे नदी होगा। सिर्फ दूसरे तरफ का याद रखना है। विष्णु परयाग में धौली गंगा, नंद परयाग में नंदाकिनी, कर्ण परयाग में पिंडार, रुद्र परयाग में मंदाकिनी, और देव परयाग में भागीरथ। बात समझ में आया? आए? संसार के पालन करता आए? विष्णु किस रूप में अवतरित? नंद यानी कृष्ण, और कृष्ण कर्ण से जाकर मिले, तब महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, तो भगवान कृष्ण अपना रुद्र रूप दिखाया, और जब भगवान कृष्ण अपना रुद्र रूप दिखाया तो अर्जुन ने उन्हें देवता माना, यानी विष्णु परयाग के बाद नंद के बाद कर्ण के बाद रुद्र के बाद, और दो नदियों के संगम को क्या कहते? परयाग न। विष्णु परयाग में अलकनंदा और नंद परयाग में अलकनंदा और कर्ण परयाग में अलकनंदा और रुद्र परयाग में अलकनंदा और
देव प्रयाग में अलकनंदा और याद हुआ, क्लियर। अब आगे भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, लंबाई 2500। गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2000। गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा कब दिया गया? 2000। किस हाईकोर्ट ने दिया? उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, सबसे पहले पर्वतीय भाग में ना, मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती? हरिद्वार। मैदानी भाग में कहां से प्रवेश? उत्तराखंड के बाद कौन राज्य? उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार के बाद, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन जिला से प्रवेश कर? बिजनौर। उत्तर प्रदेश में कौन जिला से बाहर निकलती है? उत्तर प्रदेश के कितने जिला? 28 ना। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर ना। बिहार में प्रवेश कौन जिला से बाहर निकलती है? बिहार के कितना जिला? पहला बक्सर, दूसरा आरा या भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पांचवा, छठा समस्तीपुर, सातवां, आठवां लखीसराय, नौवां खगड़िया, 10वां मुंगेर, 11वां भागलपुर, 12वां झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की धारा कितने भागों में विभक्त? एगो दक्षिण की ओर, एगो पूरब की ओर। दक्षिण की ओर जो बहती है हुगली, पूरब की ओर जो बहती है। गंगा नदी को कितने राज्यों में भागीरथी का? कौन कौन? पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और क्लियर। आगे बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना से मिलती है। गंगा नदी किस नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी? हाँ, मेघना ना, क्लियर ना। धन्यवाद। और सुनिए एगो बात, एक मिनट, बस एक मिनट। देखिए, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र के दिमाग में जो है, जो लॉज में बैठा हुआ कोहिनूर होता है, वो छात्र के दिमाग में डालता। देखिए, कोहिनूर उसको कहा जाता है जो पिछले 4-5 साल 7 साल से पटना में है, 10 साल से पटना में है, कांख में लुसेंट लेकर खैनी लटा के खाता है, जूनियर को सलाह देता है, अपना तो कुछ हुआ नहीं है। तो कोहिनूर सब जो है ना, विद्यार्थी के मन में भर देता है, लुसेंट पढ़ो ना, एसपीडी पढ़ो ना, घटना चक्र पढ़ो ना। तो इसलिए आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब कोहिनूरों को ध्यान में रखा जाए। मतलब देखिए, जीएस का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको आपके संस्थान में मिलेगा। आपके लिए, यानी जो यहां पर पढ़ रहे हैं उनके लिए लुसेंट, एसपीडी, घटना चक्र निशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, निशुल्क पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए जो है आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में शुरू होगा। सिर्फ कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लास में एंट्री मिलेगा। बिना कार्ड का क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। अप्रैल में शुरू होने जा रहा है। फाउंडेशन बैच आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, और साइड से जो है वो तीनों बुक भी करवा देंगे। टाइम ये नहीं रहेगा, टाइम दूसरा रहेगा, समझे? और वो भी मुफ्त, कोई चार्ज उर्ज नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बुक मिल जाएगा। अरे
चलिए धन्यवाद। और ये व्यवस्था सिर्फ ऑफलाइन छात्रों के लिए, ऑफलाइन छात्रों के लिए, ऑनलाइन नहीं है, ओनली ऑफलाइन। धन्यवाद। बताएंगे जब शुरू होगा तब। हाँ बहुत सारी नदी आगे बताएंगे। स्वर्णरेखा नदी बहती है और भी बहुत सारी नदी बहती है।